जय हिंद। तो आज आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुदगुदी बाजार में। आज हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। आप लोग को भी पता है कि किस तरह से विकराल रूप ले लिया है आज हमारे भारत में कोरोना वायरस। तो इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी जो आप सबों को जाननी चाहिए, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा वायरस के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं, ये कोई एक लक्षण नहीं है, इसका कोई एक लक्षण नहीं है जिससे हम लोग पता कर सके कि इसके वायरस है। क्यों? क्योंकि इस बीमारी जब हो रही है किसी को भी, तो इसमें बहुत से अलग अलग लक्षण आ रहे हैं। कहने का मतलब किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी का सिर दर्द है, किसी का पेट दर्द है। तो जिसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते हैं कि इस बीमारी का कोई एक निश्चित लक्षण है, नहीं कर सकते हैं। तो इस बीमारी कोरोना वायरस जो है वास्तव में है, इसको कहते हैं कोरोना फैमिली ऑफ वायरस, जिसमें एक परिवार का कोई एक वायरस नहीं है। इसमें जो है बहुत से ऐसे वायरस का जो गुण है इसमें मिला हुआ है, एकदम मिक्सअप है। कहने का मतलब मलेरिया बुखार का कुछ गुण इसमें आ जाएगा किसी बीमारी रोगी का, तो इसमें सारा मिक्सअप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना जो है बहुत से वायरसों का एक फैमिली है। जैसे सबसे पहले कोरोना फैमिली ऑफ वायरस जो आया था, सबसे पहले पता चला था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। और इस समय इस वायरस को उस समय नाम दिया गया था ब्रोंकाइटिस वायरस। अब ब्रोंकाइटिस वायरस जो था ये मुर्गियों में पाया गया था, और जब मुर्गियों में ये मिला तो बेचारी मुर्गियां सांस लेने भी नहीं सकी, तड़प तड़प के मर गई। ऐसा तड़प के मरी। क्यों? क्योंकि उस मुर्गियों के श्वसन प्रणाली पे हमला किया गया था। और कोरोना भी देखिए हमारी सांस पे ही प्रभाव डालती है, हमारे सांस लेने को ही दिक्कत करती है। तो ब्रोंकाइटिस वायरस के नाम से 1930 ईस्वी में आया था, लेकिन इसको कोरोना वायरस नहीं कहेंगे, ये तो बस कोरोना वायरस का एक छोटा सा लक्षण है। दूसरी बात, जब 10 साल बीत गया तो 1940 ईस्वी में मुर्गियों को तो फड़फड़ा के मरा दिया 1930 ईस्वी में, लेकिन 10 साल के बाद यही वायरस जो है जानवरों में भी आ जाता है, और जानवर लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दिन बीतते गया, वक्त गुजरते गया। जब 1930 में मुर्गी को नहीं छोड़ा, 1940 में जानवरों को नहीं छोड़ा, तो इंसान को कैसे छोड़ सकता था? 1960 ईस्वी जब पहुंची तो बृहद स्तर पे पूरे विश्व में सर्दी जुकाम का एक बहुत ही लहर चला, जिसमें सर्दी जुकाम आम बात हो गई थी। और ये 1960 ईस्वी में कुछ हद तक इसी वायरस का हल्का फुल्का नजराना कहिए या हल्का फुल्का जो है दृश्य देखने को मिला। इसके बाद वक्त बीतते गया, और अब 2019 में भी अभी ये वायरस किस तरह से आया है ये आप सबों को पता है। इसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले जो है चीन की एक महिला इससे संक्रमित पाई गई थी 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। सबसे पहले जो है चीन की एक महिला इसे संक्रमित पाई गई थी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोरोना जो है एक सिंगल वायरस नहीं है, ये बहुत से वायरसों का एक क्या है, मिक्सअप है। 1930 में तो आया ही आया, उसके बाद 2002 में आप सबों को पता होगा सार्स, ये एक वायरस था। इसका फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक चाइना से फैला हुआ ये एक वायरस था, और ये 2002 में बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था। तो इसके बाद 2002 के बाद 10 साल के बाद जो है मर्स नाम का वायरस भी आता है, और ये मर्स जो है ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम है। और ये दोनों ही वायरस जो है 2002 में जो आया था वो, और 2012 में जो आया था वो, ये दोनों ही वायरस इंसान के श्वसन प्रणाली पे हमला करता था, यानी कि सांस लेने में परेशानी करता था। और इसके बाद 2019 में अभी वैज्ञानिक जो है, अभी तो खैर कोविड-19 नाम दिया गया है इसको, लेकिन कोविड-19 से पहले वैज्ञानिक लोग इसका नाम दिए थे सार्स कोविड-2। और कोविड का मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है CO का मतलब हो जाएगा कोरोना, V का मतलब हो जाएगा वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस तो नाम से ही स्पष्ट है। जैसे देखिए ये कोरोना वायरस का जो है फोटो है, तो ये कोरोना वायरस बहुत से लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस अगर दिखता ही नहीं है तो इसका फोटो कैसे चित्रित हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने जब अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से कोरोना को देखा तो कोरोना का साइज इतना छोटा है, आप देख सकते हैं 120 नैनोमीटर इसकी साइज होती है, यानी कि काफी छोटा। 1 मीटर का
उसका 9वां गुना छोटा जो है 1 मीटर से उसका 9वां गुना तक छोटा जाइए तब 1 नैनोमीटर होगा। उसी तरह से कोरोना वायरस का जो साइज है वो 120 नैनोमीटर होता है और यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ जेनेटिक होते हैं और इसकी जो सारे जो ये स्पाइक प्रोटीन होती है और इसी का साइज जो है कोरोना वायरस है और ये सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया इसका साइज 120 नैनोमीटर आया। जो कोरोना वायरस के बारे में जैसे अभी हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से कोरोना वायरस जो है इसका इतिहास क्या रहा है। एक 15 जुलाई को एक लेटेस्ट केस आया था कि इटली में एक बच्चा का रेशेज निकल रहा था, उसके नाक से म्यूकस मेम्ब्रेन से रेशेज निकल रहा था जो सफेद और लाल कलर का था। तो ये एक्चुअली में एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं कावासाकी बीमारी और ये कावासाकी बीमारी के अंदर ही अंतर्गत यानी कि किडनी का डिसऑर्डर का जो बीमारी होता है, ये किडनी से जो डिसऑर्डर होता है इसका लक्षण जो है कोरोना के मरीज में पाया गया है। जैसे कि जो मैं म्यूकस मेम्ब्रेन में जो लाल सफेद की जो बात बोल रहा हूँ, जो संरचना आती है रेशेज की, जिसको एमांथम कहा जाता है मेडिकल साइंस की भाषा में, और इस एमांथम की वजह से मतलब समझ लीजिए कि किडनी से जो बीमारी हो रही है उसका भी लक्षण कोरोना के मरीज में आ रहा है। तो आप और मैं समझ सकते हैं कि कितना विकराल रूप, कितना खतरनाक कोरोना हो रहा है। तो आज हम लोग बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का टेस्ट किस तरह से होता है। अगर आपको कोरोना वायरस होता है या मुझे होता है तो किस तरह से कोरोना वायरस को टेस्ट करते हैं उसके बारे में जानकारी जो है, जैसे हम लोग इंसान हैं तो हम लोग को क्या जानकारी चाहिए किसी भी चीज को पहचानने के लिए। सबसे पहले तो थंब यानी कि ठेपा, जिसमें हम लोग थंब लगा के पता कर लेते हैं कि कौन किसका थंब अंगूठा था नहीं है। दूसरी बात उसका रेटिना, आंखों की जो रेटिना होती है उससे जानते हैं। और तीसरी बात होता है डीएनए। तो कोरोना वायरस के पास तो थंब है नहीं, कोरोना वायरस के पास रेटिना भी नहीं है, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं डीएनए। तो डीएनए से ही पता चल सकता है कि कोरोना वायरस के बारे में कि वो एक्चुअली में है क्या। लेकिन दुविधा यहाँ पे यह है, समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कोरोना वायरस बड़ा ही शातिर है, इतना शातिर है कि इसके पास डीएनए होता ही नहीं है। तो अब ये मेडिकल साइंस के लिए और ज्यादा परेशानी हो जाता है कि इसके पास अगर डीएनए होगा तो आसानी से हम लोग जान जाते हैं इसके बारे में, लेकिन इसके पास डीएनए नहीं होता है। तो एक प्रोसेस होता है, डीएनए इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास आरएनए होता है और ये आरएनए के मदद से हम लोग जान जाएंगे कि इसका डीएनए क्या था। तो डीएनए डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि डीएनए को अगर कोई डीएनए है और अपना डीएनए वो खुद एक बार और बना लेता है, यानी कि फोटोकॉपी समझ लीजिए। जैसे आप लोग की दुकान में जाते होंगे आधार कार्ड का बोलते हैं कि इसका फोटोकॉपी एक दे देना, तो आधार कार्ड का जो ओरिजिनल होता है जिससे ओरिजिनल से वो फोटोकॉपी निकाल लेता है। जो फोटोकॉपी जो आधार कार्ड आया उसमें इनरोलमेंट नंबर होता है, उस इनरोलमेंट नंबर के थ्रू से आप इंटरनेट के माध्यम से जाइएगा तो आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो भी आप निकाल सकते हैं। मतलब फोटोकॉपी की मदद से ओरिजिनल आधार कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक वही कहानी यहाँ भी है कि अगर आपके पास डीएनए है तो डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं आरएनए में, तो डीएनए से आरएनए अगर बन जाता है तो आरएनए से भी डीएनए बन जाता है। उसी तरह डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उसको बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे होता है, इसका पहला जो तरीका है वो है आरटीपीसीआर। यानी कि आरटीपीसीआर के तरीके से हम कोरोना वायरस को का जांच करते हैं। इसमें क्या होगा, आरटीपीसीआर में मरीज का बलगम या थूक को लिया जाता है और बलगम थूक को चेक किया जाता है और चेक करके एक वहां पे चेक करके एक कोरोना वायरस का जो डीएनए का जो फोटो होता है या डीएनए का जो पहचान होता है कोरोना वायरस का, मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से कोरोना वायरस को आरएनए से डीएनए में बदलेंगे और डीएनए में बदल के कोरोना वायरस का एक हम लोग संरचना तैयार कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को रखे रहते हैं अपने पास। और जब कोई मरीज आएगा तो उसका बलगम ले लेंगे, उसका थूक ले लेंगे और उसको हम लोग चेक करते हैं। और जब हम लोग चेक करेंगे कौन से प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से, और जब हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद जो कोरोना वायरस का जो डीएनए है उसका संरचना और उस मरीज का संरचना को मिलाएंगे, देखेंगे कि क्या दोनों एक है। अगर दोनों एक है तो वो मरीज कोरोना से
पीड़ित हो चुका है, कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुका है। लेकिन अगर दोनों संरचना अलग अलग है, मैच नहीं करता है, तब क्या होगा कि वो मरीज जो है कोरोना जो है उसका वायरस नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया RT-PCR का तरीका। इसमें मरीजों का बलगम, थूक लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, 3 से 4 दिन का समय लगता है। और 3 से 4 दिन के बाद मरीजों को पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेट में लगता है। इसका एक दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारी शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, ये किसी भी बीमारी से लड़ता है। जैसे बहुत देखते हैं ना, देहात का आदमी लोग को देखिए, 4 मुड़वा रोटी खा लिया और 4 मुड़वा रोटी खाकर दिन भर जो है खेत में खट रहा है, कोड़ी कट रहा है। उसको अगर सर्दियों आ जाता है तो बुखारो अगर आ जाएगा सुबह में, फिर भी दिन भर कोड़िए कोड़ते रहेगा, खट 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 खट, और शाम तक में क्या होता है कि बिना दवाई खाए वो ठीक हो जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बुखार आया तो जब बुखार का जो वायरस है जब उसके शरीर में पड़ा तो उसके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होती है, वो उस शरीर से उस बीमारी से लड़ता है और बीमारी से लड़ के उसको जो है बीमारी को भगा देता है और वो बिना दवाई खाए ही वो आदमी ठीक हो जाता है। इस उदाहरण से क्या समझने को मिला? इस उदाहरण से ये समझने को मिला कि मरीज जब रहता है कोई बीमारी से संक्रमित तो उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर का सैनिक लोग आगे आ जाते हैं और हमारे सैनिक को ही हम बोल रहे हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है जो उस एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर को की तरफ से उस बीमारी से लड़ती है, हमारे शरीर की तरफ से उस बीमारी से लड़ती है। और जब कोई बीमारी संक्रमित हो जाता है तो हमारे अंदर की एंटीबॉडी स्पीड में बनती है। उसी प्रकार अगर कोई आदमी कोरोना से प्रभावित हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो उसके शरीर को जान जाता है, उसका शरीर को पता चल जाता है कि अब हम कोई बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। तब क्या होता है कि उसका शरीर का जो एंटीबॉडी है, जो उसके अंदर में जो शरीर के जो सैनिक हैं, वो सैनिक जान जाते हैं, वो सैनिक उस बीमारी से लड़ने के लिए कोशिश करते हैं और एकदम जो है लड़ने के लिए कोशिश करते हैं। अब आप लोग भी पता है, अगर दुश्मन एक रहे तो एक दुश्मन अगर रहेगा तो उससे लड़ने के लिए एक तो जरूरी नहीं है, ज्यादा संख्या में जाएंगे तभी जीत पाएंगे। तो उसी तरह से कोरोना वायरस जब आएगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। और ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, इसमें यही चीज चेक होता है कि इसके शरीर में कहीं एंटीबॉडी बन तो नहीं रहा है। अगर किसी मरीज का एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लेके यहाँ पे चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद कुछ ही समय में वो किट बता देता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर एंटीबॉडी ज्यादा बन रहा है तो समझ जाना है कि उस इंसान में कोरोना आ चुका है, जिसकी वजह से उसका शरीर उस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसी से एंटीबॉडी टेस्ट होता है। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट में कुछ कमियां हैं और वो कमियां ये है कि आपको जैसे पता है कि कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो शुरुआत 2-3 दिन पता नहीं चलता है, अब उसके शरीर को भी पता नहीं चलेगा 2-3 दिन। तो क्या होगा कि कोरोना पॉजिटिव तो वो रहेगा, कोरोना पॉजिटिव तो रहेगा 3 दिन में, लेकिन उस 3 दिन के अंदर अगर वो चेक कराता है अपना ब्लड सैंपल को तो उसका एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो उससे क्या निकल के आया? उससे यह निकल के आया कि एंटीबॉडी अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब वो कोरोना नहीं है, लेकिन वास्तव में वो कोरोना पॉजिटिव है। क्यों ऐसा नहीं बना? क्योंकि उसका शरीर को अभी पता नहीं चला है कि किसी वायरस के संक्रमण में आया है या नहीं। इसीलिए यहाँ पे डिमेरिट एंटीबॉडी टेस्ट से मरीजों के बारे में ये तो हम जान जाते हैं कि वो पॉजिटिव है, लेकिन वास्तव में वो कोरोना पॉजिटिव रहता है, लेकिन 3 दिन के अंदर चूंकि उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं बनता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि कोरोना पॉजिटिव वो नहीं है, मगर वास्तव में होता है। पहला डिमेरिट। दूसरा कमियां क्या होता है? दूसरा कमियां एंटीबॉडी टेस्ट में ये है कि कोई मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव था और उसको दवाई दिया गया और वो छूट गया उसका, अगर उस ठीक हो गया है कोरोना पॉजिटिव से, और जब ठीक होने के 2-3 दिन तक उसके शरीर में एंटीबॉडी बनते रहती है, तो क्या होगा कि कोरोना जैसे ही वो खत्म हो गया उसके शरीर से और वो ठीक होकर घर गया और ठीक 1 दिन के बाद अगर वो फिर से एंटीबॉडी टेस्ट कराएगा तो फिर उसके शरीर में एंटीबॉडी बनते रहेंगे। तो उससे क्या पता चल रहा है? उससे ये पता चल रहा है कि अगर उसके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है मतलब कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए।
मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में वो एक दिन पहले ही ठीक होकर घर जा चुका है। तो इस तरह से एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए डिमेरिट है क्योंकि हमारा शरीर जो है बीमारी ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक एंटीबॉडी बनाते रहता है, जिसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो एंटीबॉडी की जगह पे आप एंटीवायरस भी कर सकते हैं। एंटीवायरस मतलब अगर कोरोना का वायरस से लड़ने के लिए कौन आएगा, वायरस का दुश्मन आएगा, मतलब एंटीवायरस आएगा। उसी चीज को आप एंटीबॉडी में भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरीका है जिसकी वजह से आप और हम लोगों को संभल के रहना है, सजग रह के रहना है, क्योंकि जैसे ही सरकार के जो निर्देश है, जो दिया गया है कि सामाजिक दूरी का पालन करते रहना चाहिए, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए, और मास्क मैं भी अपने पास जो है रखा ही रहता हूँ, और मास्क जरूर आप लोग भी पहनिए और सरकार के निर्देशों का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।